बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो लेसन हम लोगों ने स्टडी करना है दैट इज़ डीसी मोटर। इससे पिछले लेक्चर में हमने डीसी जनरेटर को स्टडी किया, उस डीसी जनरेटर के कंपोनेंट्स को स्टडी किया जिसमें स्प्लिट रिंग थे, मैग्नेटिक फील्ड थी, कॉइल था। डीसी मोटर का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट 90% डीसी जनरेटर वाला ही है। स्टूडेंट, डीसी मोटर में भी अगर हम देखें तो हमें कॉइल वैसे ही नजर आएगा। मैं एक रफ सी डायग्राम बना रहा हूं, जिस तरह डीसी जनरेटर में कॉइल था वैसे ही हमें डीसी मोटर में भी कॉइल नजर आएगा। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी आपको नजर आएगी। ये नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल। इसी तरह आपको स्प्लिट रिंग भी नजर आएंगे। मैंने उसमें 3 डायमेंशन में स्प्लिट रिंग बनाए थे, लेकिन चले आज मैं इसका जस्ट आपको फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं। इसमें आपको ये स्प्लिट रिंग भी नजर आएंगे। बेसिक फर्क क्या है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं डायग्राम की तरफ नहीं जा रहा, डायग्राम हमने पिछले वाले जो लेक्चर में बनाई थी, ऑलमोस्ट सिमिलर डायग्राम इधर बनेगी, लेकिन बेसिक डिफरेंस को समझने की कोशिश करें। एक तरफ मेरे पास मोटर है और दूसरी तरफ है जनरेटर। हम जरा गौर करते हैं दोनों में फर्क क्या है। जनरेटर भी हम घरों में यूज करते हैं लोड शेडिंग के दिनों में, और मोटर तो वैसे ही रूटीन में हमारे घर का जो है हिस्सा है, पानी वगैरह भरने के लिए हम मोटर इस्तेमाल करते हैं। तो मोटर को जब भी काम करवाना हो हम इसको करंट देते हैं। एंड यू नो वेरी वेल, करंट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और करंट को मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूं, यू नो वेरी वेल। दूसरी तरफ जनरेटर पर आइए। जनरेटर में क्या है, यहां पर हम करंट दे रहे हैं, मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, और मोटर वर्क कर रही है, मींस मैकेनिकल एनर्जी। करंट गिवन है और जो वर्क है या मैकेनिकल एनर्जी वो आपकी आउटपुट है मोटर में। जनरेटर में क्या है, जनरेटर में अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि इस कॉइल के नीचे जो रॉड लगा होता है, इस रॉड को हम मूव करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इट मींस वी आर डूइंग वर्क, वी आर मूविंग द कॉइल बाय एनी मैकेनिकल वे। डिपेंड करता है आपके पास प्लांट कौन सा है, कोल प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, कौन सा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट मींस जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी, ये आपकी इनपुट है, मींस ये आपने उसको प्रोवाइड करनी है, ये गिवन होगी। और जो आपको आउटपुट के तौर पर मिलेगी वो क्या मिलेगी, करंट मिलेगी। इसको मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूं और ये आपका आउटपुट होगा। बिल्कुल इनवर्स, मोटर में करंट इनपुट है और जनरेटर में करंट क्या है, आउटपुट है। मोटर में मैकेनिकल एनर्जी या वर्क आउटपुट है और जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी या वर्क क्या है, इनपुट है। दोनों का एक दूसरे के इनवर्स आप कह लीजिए। बाकी इसके अलावा स्ट्रक्चर मोर देन 90% सेम। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड, मोटर में भी जनरेटर में भी। मोटर में भी कॉइल है, जनरेटर में भी कॉइल है। मोटर में भी जनरेटर में भी स्प्लिट रिंग यूज किए थे, डीसी मोटर में भी स्प्लिट रिंग यूज होंगे। डीसी जनरेटर में भी आपने कार्बन ब्रशेस यूज किए थे, इसमें भी कार्बन ब्रशेस यूज होंगे। फर्क क्या होगा, फर्क सिर्फ ये होगा कि अगर आप डीसी मोटर लगा रहे हो तो ये कार्बन ब्रशेस को आप सोर्स ऑफ करंट के साथ अटैच करते हैं, और जब आपके पास जनरेटर था तो यहां पर आपने सोर्स ऑफ करंट नहीं लगाया था, लोड लगाया था जिसने कंज्यूम करनी है करंट। और यहां पर डीसी मोटर के केस में हम वो सोर्स लगाएंगे जिसने करंट पैदा करनी है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ये बात क्लियर हो गई आपको? अच्छा, अब मैं इसको थोड़े से डिफरेंट एंगल से आपसे शेयर करूंगा और शायद वो बड़ा हैरान कुन हो आपके।
हमने फोर्स के दो रिलेशन पढ़े हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इस चैप्टर में दो रिलेशन पढ़े हैं फोर्स के। एक रिलेशन है F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, दूसरा रिलेशन है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। मैं आज कोशिश करता हूं इन रिलेशंस को जरा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे शेयर करने की कोशिश करूं, और आप देखिएगा कि आपको इन रिलेशंस का इस एंगल से आइडिया था या नहीं था। हम इस चीज को समझते हैं। ये रिलेशन मुझे क्या बता रहा है, पहले वाला रिलेशन, कि अगर हमारे पास कोई एक वायर हो जिसमें से क्या गुजरे, करंट गुजरे, और वो वायर किस में पड़ी हो, मैग्नेटिक फील्ड में। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों रिलेशंस में मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रही है, और दोनों रिलेशंस में आपको फोर्स भी नजर आ रही है कॉमन। अच्छा, अब ये रिलेशन मुझे बता रहा है कि अगर किसी वायर में से हम करंट गुजारें और वो वायर किसके अंदर पड़ी हो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हो, तो एंगल को भी हम कंसिडर करेंगे। अंडरस्टूड है, क्रॉस प्रोडक्ट है, लेकिन फिलहाल मैं एंगल वाली डिस्कशन इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं। कॉमन सेंस है कि मैक्सिमम कंसीडर करना 90 डिग्री पर। फिलहाल आप वो ओरिएंटेशन वगैरह को माइनस कर दें, बात को उसको माइनस करके समझते हैं। करंट गुजारेंगे तो करंट गुजारने की वजह से उस कॉइल जिसमें से करंट गुजर रही है उस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं फिर से, कि अगर मेरे पास एक वायर है, इस वायर में से मैं करंट गुजारूं और ये वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हो, तो इस करंट गुजारने की वजह से इस वायर के ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। अच्छा, ये बात हमने देखी। ओके, वेल एंड गुड, हमें आइडिया है इसका। इस तरफ आइए जरा। ये रिलेशन क्या कहता है कि अगर कोई एक चार्ज है, इस चार्ज को भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, और अगर ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करना शुरू कर दे तो इस पर भी क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। अब जरा इस रिलेशन को हम पढ़ते तो हैं, हम चार्ज का भी नाम लेते हैं, हम कहते हैं वो मूव भी कर रहा है। थोड़ा सा गौर कीजिए, क्या ये बात प्रैक्टिकली बड़ी आसान है? प्रैक्टिकली एक सिंगल चार्ज मैं कहां से लेके आऊं? क्या एक सिंगल चार्ज को डील करना बड़ा आसान है? प्रैक्टिकली बड़ा सिंपली अवेलेबल है आपको चार्ज, और फिर उस चार्ज को आपने क्या करवाना है, मूव करवाना है। मैग्नेटिक फील्ड की, चलें मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई की, 2 मैग्नेट ले आया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, चार्ज कहां से आएगा, और फिर चार्ज को मूव करवाना है। स्टूडेंट जरा गौर कीजिए, मैं ये भी तो कर सकता हूं कि मैं इसमें भी एक वायर ले लेता हूं, और मैं ये वायर कंसीडर करता हूं कि ये मेटालिक वायर है, इसमें चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब है इसमें बेतहाशा भरी हुई है चार्जेस से, जैसे एक गाड़ी मुसाफिरों से भरी होती है। अब उन बहुत से पैसेंजर्स में से मैंने एक पैसेंजर ले लिया, एक चार्ज ले लिया। अब मैं एक सिंगल चार्ज को तो मूव नहीं करवा सकता इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। मैं ये तो कर सकता हूं कि ये जो मेरे पास वायर है इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवा दूं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो परपेंडिकुलर मूव करवाना है। परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है, तो अगर मैं इस वायर को अंदर की तरफ मूव करवा दूं ऐसे V, तो V और B 90 डिग्री हो गए, तो इसका मतलब है इस चार्ज पर फोर्स एक्ट होगी। जहां जहां पर चार्ज होगा वहां वहां पर फोर्स लगेगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी वायर चार्जेस से भरी हुई। अब ये बेसिक आइडिया आपने अपने ज़हन में रखना है। सुनिए ध्यान से, मैंने एक वायर ली, उस वायर, वो पूरी की पूरी वायर चार्जेस से भरी हुई है, मैंने उस वायर को मूव करवाया। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं इस जुमले को, मैंने उस वायर को क्या करवाया, मूव करवाया। इट मींस आई एम गिविंग द वेलोसिटी, इट मींस आई एम डूइंग सम मैकेनिकल वर्क।
अब ये जो वेलोसिटी है ना, मैं इसके आगे लिख रहा हूं मैकेनिकल वर्क। आप में से किसी को एतराज तो नहीं है? दिस इज द इंडिकेशन ऑफ सम मैकेनिकल वर्क। मैंने मैकेनिकल वर्क किया चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में, उस मैकेनिकल वर्क की वजह से इस चार्ज पर फोर्स लगी। अब V क्रॉस B निकाल लीजिएगा, वो फोर्स डाउनवर्ड लगी। अब जब चार्ज पर डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, आपने पढ़ा होगा डाउनवर्ड क्यों है, अपवर्ड क्यों है, यू नो बेटर देन मी। तो इस चार्ज ने नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स, आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा द फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। शाबाश, द फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज। तो बेटा ये पूरी वायर चार्जेस से भरी हुई है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है। तमाम चार्जेस पर फोर्स किस तरफ लग रही है? डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि तमाम चार्जेस अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। क्यों अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं? क्योंकि मैंने वायर को अंदर की तरफ मूव करवाया है। जिस तरफ गाड़ी जाएगी उसके मुसाफिर भी तो उसी तरफ जाएंगे ना। तो इसका मतलब है ये मैग्नेटिक फील्ड लग रही है और तमाम के तमाम चार्जेस मेरा भाई वो डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, डाउनवर्ड फ्लो कर रहे हैं, एंड फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। तो इसका मतलब है मैंने क्या प्रोड्यूस करवा दी? करंट प्रोड्यूस करवा दी बाय डूइंग सम मैकेनिकल वर्क। एंड दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ एग्जैक्टली किसका आइडिया? ये जनरेटर का आइडिया। इस रिलेशन से F is equal to Q V. This V is very important. How we are generating V? We are generating V by some sort of mechanical work. सर इधर तो सिंगल चार्ज है, एग्री। क्या सिंगल चार्ज आप एग्जिस्ट करवा सकते हो इन सिंपल सर्कमस्टांसेस? नहीं। एक डॉट लगाएं तो उसमें तकरीबन 20 लाख एटम्स होते हैं। एक एटम के अंदर फर्दर इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्दर प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन कहां से लेकर आओगे? तो दिस इज द इक्वेशन बिहाइंड जनरेटर। इज दैट क्लियर? इधर आओ ना। अब मैंने क्या किया? मैंने करंट दे दी। जब मैंने करंट दी, इट मींस आई एम गिविंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या आई एम गिविंग करंट एज ए इनपुट। यहां पर V क्या थी? इनपुट थी। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वायर में से करंट गुजारा तो उस वायर पर क्या लगना शुरू हो गई? फोर्स। अब वो फोर्स वायर को मूव करवाएगी, घुमाएगी। ये डिपेंड करता है कि आपके पास वो वायर किस अरेंजमेंट में पड़ी हुई है। वो आगे की तरफ भी मूव कर सकती है, अगर कॉइल की शक्ल में है, ऑपोजिट फोर्सेस कपल जनरेट हो रहा है तो वो रोटेट भी करना शुरू कर देगी। तो बेटा ये कब होगा? जब मैं क्या दूंगा? फिर से बोलो, फिर से बोलो। करंट मेरी इनपुट होगी। अगर मैं करंट जीरो कर दूं तो क्या फोर्स लगेगी? इसका मतलब है मैंने करंट दी, फोर्स लगी, फोर्स से वायर मूव करना शुरू कर दे या आपका जो कॉइल है वो रोटेट करना शुरू कर दे। ये डिपेंड करता है आपकी ज्योमेट्री के ऊपर। तो बेटा ये किस चीज का आइडिया होगा? डीसी मोटर का। किसका आइडिया होगा? क्यों? क्योंकि ये क्या दे रहा हूं मैं? इनपुट। उससे क्या मिल रही है? फोर्स। फोर्स कॉइल को क्या करेगी? घुमाएगी। तो दिस इज द इक्वेशन बिहाइंड डीसी मोटर एंड दिस इज द इक्वेशन बिहाइंड। इज दैट क्लियर? ये दोनों बातें याद रहेंगी? बहुत अच्छी, एक्सीलेंट। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। डीसी मोटर का जरा नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, क्या है? बैक ईएमएफ इफेक्ट। ये दोनों टॉपिक बड़े मजे के हैं। बैक ईएमएफ इफेक्ट है और इससे आगे वाला टॉपिक क्या है? इससे पीछे वाला टॉपिक निकालना चाहते नहीं, बैक मोटर इफेक्ट। दो इफेक्ट हैं, ये बड़े इंटरेस्टिंग है यार, यू विल एंजॉय। एक तरफ मेरे पास मोटर है, एक तरफ मेरे पास जनरेटर है। अच्छा, मैं जनरेटर की बात करता हूं। एक चीज की समझ आएगी, दूसरे भी समझ लेंगे, मुश्किल नहीं है। एक तरफ है मोटर, जनरेटर में क्या होता है? मैकेनिकल वर्क करता हूं, मैकेनिकल वर्क करने की वजह से करंट जनरेट होती है। अब मैं जुमला रिपीट कर रहा हूं, मैं एक सीक्वेंस बनाने लगा हूं। जनरेटर में क्या है? आई एम डूइंग सम मैकेनिकल वर्क। उस मैकेनिकल वर्क की वजह से क्या जनरेट होगा? करंट। अब ये करंट जनरेट हो गया। अब जब ये करंट आएगा तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा।
और ये रिलेशन किस में यूज होता है? मोटर में। किस में? मैं रिपीट कर रहा हूं, जुमले को रिपीट कर रहा हूं। जनरेटर में मैंने वर्क किया, वर्क करने की वजह से क्या जनरेट हो गई? करंट। अब जैसे ही करंट जनरेट होगी ये रिलेशन जनरेट होगा। ये रिलेशन किस में जनरेट होता है? मोटर में। इसका मतलब ये होगा कि जनरेटर के अंदर है तो वो जनरेटर, लेकिन उसमें कौन सा अफेक्ट जनरेट हो रहा है? मोटर वाला अफेक्ट जनरेट हो रहा है। कौन सा अफेक्ट जनरेट हो रहा है? और ये ऐसा अफेक्ट है जो उसको सपोर्ट नहीं करता, उसको अपोज करता है। सपोर्ट नहीं करता, क्या करता है? इसलिए इस अफेक्ट को उसने क्या बोला होगा? इसको बोला उसने बैक मोटर अफेक्ट। बेटा क्या बोला? फिर से बोलो, बैक मोटर अफेक्ट। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये किस में होता है? जनरेटर। मोटर में आ जाओ। मोटर की इक्वेशन ये थी, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। आपने करंट दिया, करंट देने की वजह से कॉइल पर क्या लगी? फोर्स की वजह से कॉइल क्या किया? रोटेट किया। बेटा रोटेट किया तो बताइए कॉइल मोशन में आया? जब कॉइल मोशन में आया तो वेलोसिटी जनरेट हुई। जब वेलोसिटी जनरेट हुई तो उस पर क्या लगेगी? तो उसमें कौन सा इफेक्ट पैदा हो गया? जनरेटर वाला इफेक्ट। अब ये जनरेटर वाला इफेक्ट इस मोटर वाले इफेक्ट को क्या करेगा? फोर्स करेगा। क्या करेगा? इसी वजह से देखो उसने इसको क्या बोला है? बैक ईएमएफ अफेक्ट। मैं स्टूडेंट को समझाने के लिए इसको कहा करता हूं बैक जनरेटर अफेक्ट, लेकिन मुझे नहीं पता ये आपके लिटरेचर में ये टर्म यूज होती है, ये नहीं होती, पेपर में भी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक जस्ट आप शेयर कर रहा हूं कि मोटर के अंदर जनरेटर अफेक्ट हो रहा है और जनरेटर के अंदर मोटर अफेक्ट हो रहा है। जो मोटर के अंदर अफेक्ट हो रहा है जनरेटर अफेक्ट, उसको बैक जनरेटर अफेक्ट कह लीजिए। चूंकि जनरेटर ईएमएफ इंड्यूस करता है इस वजह से उसको बैक ईएमएफ इफेक्ट कह दिया। और बेटा जो मोटर के अंदर होगा जनरेटर इफेक्ट, उसको बैक ईएमएफ इफेक्ट कह दिया, और जनरेटर के अंदर जो मोटर का इफेक्ट होगा वो बैक मोटर इफेक्ट होगा। इज दैट क्लियर? अब दोनों में से मैं एक एक्सप्लेन कर देता हूं, दूसरा आप लोगों ने खुद समझना। इज दैट क्लियर? मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, नहीं नेक्स्ट पेज कीजिए। बैक ईएमएफ इफेक्ट एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि इसके अंदर एक छोटी सी इक्वेशन भी है, वो भी साथ बता दूंगा। ठीक है, बैक मोटर इफेक्ट बेटे आप लोग खुद स्टडी कर लीजिए। अच्छा, ये कौन सा इफेक्ट है? बैक। इसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया? जनरेटर इफेक्ट। अच्छा, बैक जनरेटर इफेक्ट मेरा भाई किस में जनरेट होना है? मोटर में। तो अब मैं मोटर के स्ट्रक्चर को स्टडी करता हूं। बताइए मोटर के लिए ये फर्स्ट इक्वेशन यूज हो गई या सेकंड? ये वाली इक्वेशन। एक्सीलेंट, बहुत अच्छी, वेल डन बेटे। अच्छा, अब हम जरा इसको समझते हैं ये क्या है। 2 मिनट में इंशाल्लाह हमें समझ आ जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। फर्ज करें ये मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ये मैंने करंट फ्लो करवाया, करंट ऐसे आ रहा है, ये करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। इसमें बेसिक आइडिया है, बस वो एक फील है। अगर वो आपको बेसिक आइडिया समझ आ गया तो 30 सेकंड की सारी डिस्कशन है, डिस्कशन सारी हमारी खत्म हो जाएगी। बेसिक आइडिया आपको समझ आ जाना चाहिए। और ये जो करंट जनरेट हो रही है ये सोर्स से जनरेट हो रही है, उस सोर्स का जो वोल्टेज है उसको मैंने V कह दिया। अब जरा गौर कीजिएगा, आपने एक रूल पढ़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं कौन सा रूल? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या बोलते हैं? दिस इज माई लेफ्ट हैंड, इसमें थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर लीजिए। थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर। ये F होगा, ये B होगा, ये I होगा। F B I, F I, F B I। गालबन अमेरिकन पुलिस वगैरह को भी FBI कहते हैं, तो उस हवाले से भी आप याद कर लीजिए। मैंने ये रूल इधर अप्लाई कर दें, दिस इज F, दिस इज B, दिस इज I। अच्छा, F की तो डायरेक्शन फाइंड कर दी है, ये B है, B इसी डायरेक्शन में, I अपवर्ड है डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। तो ये फोर्स आउटवर्ड। इसका मतलब है कि यहां पर जो लगने वाली फोर्स है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड, ये फोर्स होगी। पॉइंट टू बी नोटेड। इज दैट क्लियर? ये वाली फोर्स बेटे, ये फोर्स आउटवर्ड। क्लियर? अच्छा, ये फोर्स आउटवर्ड लग रही है। अब जब ये फोर्स आउटवर्ड लगेगी तो मुझे बताइए ये कॉइल के इस पोर्शन को किस तरफ लेकर आएगी? बाहर की तरफ।
बेटे जब बाहर की तरफ लेकर आएगी तो इसका मतलब कॉइल बाहर की तरफ मूव कर रहा है, तो कॉइल के अंदर जो चार्जेस हैं उसकी मोशन भी किस तरफ होगी? एक्सीलेंट। मैंने वी भी उसी डायरेक्शन में बना दिया आपकी इजाजत से। कोई मसला तो नहीं है इसमें? अच्छा, अब मुझे बताइए आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में जा रही है। अब कोई बच्चा मुझे बता दे ये V है और ये B है, V और B दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो बताओ चार्ज पर लगने वाली फोर्स किस डायरेक्शन में होगी? अपवर्ड होगी। दिस इज V क्रॉस B, तो फोर्स किस तरफ लगी? तो बेटा जब अपवर्ड फोर्स लगी तो इसका मतलब है मैं कहूंगा कि इसकी वजह से जो लगने वाली फोर्स है वो अपवर्ड है, ये फोर्स अपवर्ड लग गई, ये वाली फोर्स है। ले मैं इसको भी ग्रीन कर देता हूं ताकि बात को आप समझ लें। और ये जो फोर्स है ये मेरा भाई एक सिंगल चार्ज पे लग रही है, तो सिंगल चार्ज पर लगने वाली फोर्स अपवर्ड है। अब ये पूरी की पूरी वायर किन से भरी हुई है? चार्जेस से। तमाम चार्जेस पर लगने वाली फोर्स किस तरफ है? अपवर्ड। और गौर कीजिए ये फोर्स किस वजह से अपवर्ड लग रही है? क्योंकि वेलोसिटी आउटवर्ड है। अगर वेलोसिटी आउटवर्ड ना होती फोर्स अपवर्ड ना होती। ये वेलोसिटी ही रिस्पॉन्सिबल है इस फोर्स की। अगर v जीरो कर दो तो ये फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो। अब v जीरो होने के लिए I का जीरो करना जरूरी है। अगर I जीरो करोगे तो मोटर काम ही नहीं करेगी, करंट दोगे तो मोटर काम करेगी। सीक्वेंस समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैंने करंट दी, करंट देने की वजह से इस पर फोर्स लगी आउटवर्ड, फोर्स आउटवर्ड, वेलोसिटी भी आउटवर्ड। उस वेलोसिटी के आउटवर्ड होने की वजह से उस वायर के अंदर जो चार्जेस हैं उन पर फोर्स लगी, वो किस डायरेक्शन में लगी? अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि इस फोर्स की वजह से चार्जेस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गए एंड द फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। आप बेटा करंट दे रहे हो अप से डाउन, लेकिन इसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है वो डाउन से अप। आपकी अप्लाइड जो वोल्टेज है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? इसी तरह अगर इधर करंट डाउन से अप जा रही है ये, तो यहां पर जो इंड्यूस करंट होगा वो अप से। इज दैट क्लियर? तो मुझे बताइए दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में? बेटा आई करंट अगर V जनरेट कर रहा है तो ये इंड्यूस करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगा। इंड्यूस करंट कौन जनरेट करेगा? इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करेगा। तो आपका अप्लाइड वोल्टेज और इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन। जब ऑपोजिट है तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे या इंक्रीज करेंगे? कैंसिल करेंगे। बेटा कैंसिल करेंगे, यही वजह है कि आपने ओहम लॉ रूटीन में पढ़ा हुआ है V इज इक्वल टू IR, लेकिन यहां पर ये बन जाएगा V। अगर अकेला होता तो ओके, लेकिन अब ये EMF इंड्यूस हुई जो V को अपोज कर रही है, तो फिर V में से उसके इस EMF के इफेक्ट को मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा और साथ IR आ जाएगा। सर माइनस क्यों लगाया? क्योंकि दोनों ऑपोजिट है। सर ये एप्सिलॉन कहां से आया? ये क्या है? ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। सर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां से आई? इस V की वजह से। इस V की वजह से कॉइल मूव किया, कॉइल के मूव करने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ? चेंज। उसने क्या इंड्यूस की? ईएमएफ। तो वो ईएमएफ उसको अपोज कर रही है, अपोज कर रही है तो नेगेटिव साइन आ रहा है। तो यहां से अगर करंट का कैलकुलेट करो तो इट वुड बी V माइनस एप्सिलॉन ओवर। देखिए ये रिलेशन दिया हुआ है, दिया हुआ रिलेशन। बेटे ये बहुत अहम है, इसको याद कर लीजिए बड़े अच्छे तरीके से। एक और छोटी सी बात मैंने आपको बतानी है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दो बातें, V और एप्सिलॉन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। पॉइंट टू बी नोटेड प्लीज, अगले लेक्चर में ये बात काम आएगी। V और एप्सिलॉन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर एप्सिलॉन नेगेटिव है तो V पॉजिटिव है। और इसी सीक्वेंस को ज़हन में रखते हुए अगर V नेगेटिव होता तो एप्सिलॉन पॉजिटिव। ये बात याद रखनी है, भूलना नहीं है। एप्सिलॉन और V एक दूसरे के क्या हैं? बेटा ये बात याद रखिए, ये कल मेरे काम आएगी जब मैंने आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाना, और उधर मैंने रिपीट नहीं करना। एक बात। दूसरी बात, अगर फॉर एन आइडियल केस मैं कह दूं R की वैल्यू 0 है, इफ अगर ऐसा हो जाए, अगर हो जाए तो इसका मतलब है V माइनस एप्सिलॉन किसके इक्वल होगा? तो इट मींस V इज इक्वल टू एप्सिलॉन। आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ और वोल्टेज दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे अगर R की वैल्यू क्या हो जाए? 0। अगर ऐसा हो जाए,
ठीक है बेटा, ये वाली बात, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, इसको माइनर ना लीजिएगा, और ये वाली बात भी आपने याद रखनी है। इज दैट क्लियर? बेटे आज का लेसन आपका कंप्लीट है, बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे।